अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने लास्ट क्लास में ट्रांसफर प्राइसिंग को हमने ख़त्म किया था। आज हमने जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को शुरू करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे इस बीएफडी के कोर्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस एक्सटेंट तक कवर्ड है। सर, हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिक वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस हैं। सर, हमारे पास फिक्स कॉस्ट के वेरिएंसेस हैं। सर, हमारे पास सेल्स वेरिएंसेस हैं। ठीक है जी। सर, हमारे पास सेल्स वेरिएंसेस में दो चीज़ें सर, एक हमारे सेल्स के नॉर्मल वेरिएंसेस हैं और दूसरा हमारे पास सर सेल्स के मार्जिन वेरिएंसेस हैं। ठीक है जी। फिर हमारे पास जो है वो सर प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस है। सर, हमारे पास मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस है। सर, हमारे पास फिर वर्किंग बैग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 5-6 एरियाज हैं जो हमने इसमें कवर करने हैं। अच्छा, ये चैप्टर बड़ा नहीं है लेकिन ये चैप्टर ठीक ठाक टेक्निकल ज़रूर है। ठीक है, कुछ सवाल पास पेपर्स में ऐसे हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। ठीक है ना, WIP भी आ रहा होगा, फिनिश गुड्स भी आ रहा होगा, ओपनिंग क्लोजिंग भी चल रहा होगा साथ में। फिर जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी आपको वेरिएंसेस भी निकालने हैं, रिकन्सिलेशन भी बनानी है, तो ज़रा दिमाग हाजिर रखना है। ठीक है, तो सर हम सबसे पहले आज हमारा टारगेट होगा कि आज हम जो है वो 1, 2 और 3 और टू सम एक्सटेंट ये चौथा पार्ट जो है वो देख सकें हम। तो सर अपने पास सेटिंग डालोगे बेसिक वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस। मैं इसको रीड कर देता हूँ बेटा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिक वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस हैं, फिक्स कॉस्ट वेरिएंसेस हैं। सर, हमारे पास सेल्स के 2 वेरिएंसेस हैं, नॉर्मल और मार्जिन वेरिएंसेस। फिर हमारे पास सर प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस भी है। फिर हमारे पास सर मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस है, ये मटेरियल लेबर दोनों का है। फिर हमारे पास सर वर्क बैक वगैरह के सवाल आ सकते हैं जिसमें आपको जो है वो गिवन वेरिएंसेस से या तो बजटेड डाटा निकालना होता है या एक्चुअल डाटा निकालना होता है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब देखो यार, जो हम मॉड्यूल डी में पढ़ कर आ रहे हैं ना, वो हमने बेसिक कॉस्ट वेरिएंसेस पढ़े हुए हैं, फिक्स वेरिएंसेस पढ़े हुए हैं, सेल्स के नॉर्मल वेरिएंसेस पढ़े हुए हैं, मिक्स एंड यील्ड पढ़ा हुआ है और वर्क बैक पढ़ा हुआ है। सर, फिर एग्जामिनर ने आज तक क्या पूछा है इसके अंदर? जो मॉड्यूल एफ में अभी बीएफडी के पेपर में डलने के बाद 2 दफ़ा टेस्ट हुआ है सर। एक ये पूछा है, एक ये पूछा है। ठीक है जी, यानी दोनों दफ़ा उसने ऐसी चीज़ पूछी है जो लोग नीचे नहीं पढ़ कर आए। ठीक है, तो मेरा अपना स्ट्रॉन्ग आंसर है कि इस दफ़ा अगर सवाल आता है ना तो वो एक तो मेरे ख्याल से कम नंबर का होना चाहिए, को 15 नंबर का होना चाहिए, और वो नॉर्मल वेरिएंसेस से रिलेटेड होगा, मिक्स एंड यील्ड वगैरह से रिलेटेड होगा। जो ऐसी चीज़ें जो उसने सी एंटर में टेस्ट नहीं करता वो, यानी कोर्स में ही नहीं है, अभी तक उसने वही पूछी है, यानी प्लानिंग एंड ऑपरेशन पूछा है और सेल्स के मार्जिन वेरिएंसेस पूछे। लेकिन मेरा अपना आंसर है कि सर इस दफ़ा के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ठीक है ना, दोनों देख के जाना। लास्ट टाइम उसने सर वर्किंग कैपिटल और डिसीजन मेकिंग टेस्ट किया। डिसीजन मेकिंग उसने एनपीवी के सवाल में डाल दिया था, यानी रेलेवेंट कॉस्ट आपको जज करना थी मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड के लिए। एनपीवी का नॉर्मल सा सवाल था लेकिन उसके अंदर उसमें ये चीज़ें डली हुई थी। मेरे हिसाब से ट्रांसफर प्राइसिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस दफ़ा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। अगर इनकेस उस बंदे ने कुछ सरप्राइज एलिमेंट देना हुआ तो वो वर्किंग कैपिटल में मटेरियल मैनेजमेंट यानी EOQ और रीऑर्डर लेवल जिस पे सवाल पूछ सकता है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, मैक में कुछ भी करके जाना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं छोड़ना। मैंने तुम्हें बताया, जो हमने क्लास में ट्रांसफर प्राइसिंग की चीज़ें पढ़ी, अल्लाह के वास्ते उसको बार बार अब तो वीडियो रिकॉर्डेड है, बार देखना ताकि वो सारी चीज़ें तुम्हारे जहन में बैठी रहें। वो 4-5 केसेस 6 केसेस हैं, वो तुम देख के जाओ, जो भी केस आएगा उससे ऊपर नीचे एक जैसा ही केस होगा। चलें जी सर, हम सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस पे जा रहे हैं। सर, मैं आपके सामने एक छोटा सा डाटा रख रहा हूं बिफोर स्टार्टिंग द वेरिएंस। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास एक बजटेड कॉस्ट है। मुझे कंपनी ने ये कहा है कि जी 10,000 रुपये आपके पास हैं, आपने इसमें मैनेज करने
4000 यूनिट्स, ठीक है जी। अब मेरा सर मैंने पूरे साल काम किया, मेरी एक्चुअल कॉस्ट आई से 9700 और मैंने यूनिट्स बनाए 3500, ठीक है जी। अब मैं गया सर कंपनी के सीईओ के पास, मैंने कहा आपने कहा था 10,000 का खर्चा करो, मैंने 9700 का खर्चा किया है, आप देखें मैं आपको कितना जबरदस्त एम्प्लॉय हूँ। अब बताओ सीईओ को हमें शाबाश देना चाहिए या जूते मारने चाहिए सर? इसलिए जूते मारने चाहिए कि आप ऐसी दो कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हो जिनके एक्टिविटी लेवल सेम नहीं है, जिनका एक्टिविटी लेवल सेम नहीं है। सर ये जो कॉस्ट है 4000 यूनिट्स की है और सर ये जो एक्चुअल कॉस्ट है ये 3500 यूनिट्स की है। आपने 10,000 से 300 का खर्चा बचा तो लिया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं देखूं सर जो 4000 यूनिट्स बनाने थे आपने सिर्फ कितने यूनिट्स बनाए? तो ये दो कॉस्ट कंपेरेबल नहीं है। तो याद रखना सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहली चीज जो आपने दिमाग में रखनी है, दो कॉस्ट को जब कंपेयर करना है जब वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये दो कॉस्ट कंपेरेबल ही नहीं है। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि सारी की सारी जो बजट में कॉस्ट है ये वेरिएबल है, सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल है, तो बता सकते हो मैंने सर 10,000 रुपए की कॉस्ट कितने यूनिट्स के लिए एलोकेट की है? 4000 के लिए। तो लगभग एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए? कितनी? ये आनी चाहिए सर 2.5 रुपए। तो बताओ सर मैंने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए? अगर मैं सर फ्लेक्स्ड कॉस्ट निकालूं तो सर 3500 यूनिट बन जाने चाहिए थे 2.5 रुपए के हिसाब से कितने रुपयों में? 87। अब बताओ क्या मैं इन दोनों को कंपेयर करके कंपनी के एम्प्लॉय को ये कहूं कि हरामखोर तुमने 950 का कंपनी को नुकसान दिया है? क्या ये दो कंपेरेबल हैं? ये सही क्यों दो कंपेरेबल है सर? क्योंकि ये दोनों सेम एक्टिविटी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों कंपेरेबल हैं, दोनों कंपेयर किए जा सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो पहली चीज याद रखना, जब भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हिसाब शुरू करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ दो कॉस्ट को जब कंपेयर कर सकोगे जब वो सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगी। ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 4000। यू कैन नॉट कंपेयर दिस 9700 बिकॉज़ ये 3500 यूनिट्स की कॉस्ट है। तो मैं अपने बजट को फ्लेक्स करना पड़ेगा, ऐसा फ्लेक्स करना पड़ेगा ताकि तुम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को उससे कंपेयर कर सको। तो हमने 4000 यूनिट के बजट को फ्लेक्स करके कितने यूनिट का बजट बना दिया? 3500 यूनिट का। 3500 यूनिट कितने बन जाने चाहिए? 8750। अज्यूमिंग कि सारी कॉस्ट क्या है? वेरिएबल। तो सर मुझे ये नजर आ रहा है कि 3500 यूनिट अगर 8750 में बन जाने चाहिए थे, हमने कितने का खर्चा किया? 9700 रुपए। इसका मतलब सर हमने कंपनी को बजाय फायदा देने के नुकसान दिया है। पहली चीज अपने ध्यान में रखना हमेशा कि सर जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें कभी भी एक्चुअल और बजट को कंपेयर नहीं किया जाता। एक्चुअल और फ्लेक्स बजट को कंपेयर किया जाता है। ये पहली चीज अपने नोटबुक्स में लिख लो कि हम कभी भी बजट और एक्चुअल के डिफरेंस को बैलेंस कंसीडर नहीं करते। हम कंसीडर करते हैं वेरिएंस को एक्चुअल और फ्लेक्स बजट से, ठीक है जी। एक्चुअल और फ्लेक्स बजट का डिफरेंस हमारे पास वेरिएंस है, ठीक है जी। बड़े सर एक स्टेप आगे। क्या चीज? वेरिएंस एनालिसिस, वॉल्यूम और रेट क्या मतलब? हाँ, तो आप दो कॉस्ट को कंपेयर नहीं कर सकते ना। आप जब वॉल्यूम डिफरेंट है तो इसका मतलब है दो कॉस्ट कंपेयर नहीं हो सकती। दो कॉस्ट कंपेयर कब हो सकती है? जब वो सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। 3500 के बजट को 3500 के एक्चुअल से तो कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन 3500 के बजट को 4000 के एक्चुअल से या 4000 के बजट को 3500 के एक्चुअल से कंपेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो कॉस्ट है ये वॉल्यूम और रेट दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेटिव है ना, दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। अच्छा जी सर, बड़े स्टेप आगे। बड़े
कर दी बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा जी सर, अब जरा सुनिएगा दोस्त, बढ़े आगे। एडवर्स वेरिएंस, बिलाल भी नाम दे सकते हो। चलो जी बड़े एक स्टेप आगे। चलो मेरे बच्चों, एक स्टेप आगे जा रहे हैं हम दोस्त। यहाँ देख लें सर, मैं आपके सामने एक छोटा सा ना केस रख रहा हूँ और फिर उसकी बेसिस पे हमने जो है वो सारे वैरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। सर एक गिवन ईयर में हमारा बजट को जिस तरह था, हमने फिनिश गुड्स के यूनिट्स यानी आउटपुट प्रोड्यूस करना था फिनिश गुड्स का सर 10,000 यूनिट्स का। खास ख्याल रखना इस चीज़ का स्टैंड कॉस्टिंग के सवाल में कि फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल दोनों में सारी चीज़ें यूनिट्स में आ रही होंगी, बाज़ औक़ात केजीज़ में, बाज़ औक़ात यूनिट्स में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फिनिश गुड्स यूनिट्स में चल रहा होगा और इनपुट केजीज़ में चल रहा होगा, लीटर्स में चल रहा होगा, मीटर्स में चल रहा होगा। तो ज़रा ख्याल रखना है इस चीज़ का। सर फिनिश गुड्स में मेरे पास 10,000 यूनिट ये मैंने बनाने थे, ये बजट था, साल के स्टार्ट पर हमें बताया गया और हमें दिया गया एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। ये क्या होता है सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड? सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का वर्ड आप जहां भी सुनो, इसका मतलब है एक यूनिट की डिटेल, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस क्या होगी, उस पर मटेरियल कितना लगेगा, उस पर लेबर कितना लगेगा, उस पर ओवरहेड कितना लोकेट होगा, ये सारी चीजें अगर एक यूनिट पे डिफाइन हुई हुई तो उसको हम क्या नाम देंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। अब सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमें जो मिला था उसमें हमें ये बताया गया था कि डायरेक्ट मटेरियल ए सर 5 किलो लगेगा एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स के ऊपर और हर 1 किलो सर बाजार से 20 रुपए का खरीदेंगे। सर डायरेक्ट लेबर हमारे पास से 6 घंटे लगेंगे एक यूनिट के ऊपर, या से सर 12 घंटे लगेंगे एक यूनिट के ऊपर और 1 घंटा हमारे पास सर 5 रुपए में आएगा। ठीक है जी। सर वेरिएबल ओवरहेड, सर हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि जितने घंटे लेबर काम करेगा उतने घंटे ही मशीन भी चलेगी, लेकिन सर जब मशीन चलेगी तो उसका हमारे पास जो है वो रेंट होगा कोई 4 रुपए के करीब का पर आवर। ठीक है जी। सर एक यूनिट पे मटेरियल ले 5 किलो लगता है और 1 किलो 20 रुपए का आता है। डायरेक्ट लेबर सर 12 घंटे लगते हैं, 1 घंटा सर 5 रुपए का आना चाहिए। वेरिएबल ओवरहेड भी 12 घंटे ही लगेगा और 1 घंटा कितने का आना चाहिए? 4 रुपए का। ये सारी चीजें कब बताई जा रही है सर? साल के स्टार्ट पे। फिनिश गुड्स कितने बताए गए? कितने? 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने। अब सर हुआ ये कि जो एक्चुअल में काम हुआ ना, एक्चुअल में सर यूनिट्स प्रोड्यूस हुए सिर्फ 9,000 यूनिट्स। ठीक है जी। अब एक्चुअल में डायरेक्ट मटेरियल हमारा लगा सर कोई 50,000 केजी एट द रेट 21 रुपए पर केजी। सर डायरेक्ट लेबर हमारे पास लगा जनाब कोई 1,15,600 आवर्स एट द रेट 5 रुपए 20 पैसे पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड भी सर 1,15,600 एट द रेट 3 रुपए 80 पैसे पर आवर। ठीक है जी। ये मेरे पास सर मेरा बजट और स्टैंडर्ड है। सर बजट स्टैंडर्ड में फर्क क्या होता है? बजट इज फॉर द एंटायर एक्टिविटी, स्टैंडर्ड इज डिफाइंड ऑन पर यूनिट बेसिस। ठीक है। मैं कह रहा हूं जनाब 1 यूनिट बनाने में ये खर्चा होना चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है। बजट क्या है? एंटायर एक्टिविटी कितने यूनिट्स की? 10,000 के। 10,000 यूनिट पे कितना रुपए का मटेरियल लगेगा? ये हमारा बजटेड मटेरियल है। 10,000 यूनिट पे कितना लेबर लगेगा? ये हमारा बजटेड लेबर है। 1 यूनिट पे कितना मटेरियल लेबर लगेगा? इसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड है। सर एक्चुअल में हुआ ये कि मैंने 10 की जगह 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। ठीक है जी। और मैंने सर डायरेक्ट मटेरियल को 50,000 केजी कंज्यूम किया, डायरेक्ट लेबर को 1,15,600 आवर्स कंज्यूम किए। क्या बनाने में? 9,000 यूनिट बनाने। 10 नहीं 9,000 यूनिट बनाने। अब बताओ सर, मैं दो चीजों को कंपेयर करने जा रहा हूं। ऐसे कर लूं कि मैं 10,000 यूनिट का बजट बना लूं और बराबर में 9,000 यूनिट से एक्चुअल डाटा रख लूं और 9/9 वैल्यूज निकाल लूं। नहीं सर, गलत हो जाएगा। क्यों? आपका बजट सर 10,000 यूनिट्स के हिसाब से अगर आप बनाएंगे और एक्चुअल डाटा कॉस्ट के 9,000 के हिसाब से रखेंगे तो ये कंपैरिजन ही गलत।
अब अगर मैं आपसे मिसाल के तौर पर ये कहूँ कि 10,000 यूनिट बनाने में एक यूनिट बनाने में मटेरियल कितना लगता है? 10,000 बनाने में कितना मटेरियल लगना चाहिए? 50,000 आपने लगाया कितना? तो क्या आपने बड़ा अच्छा काम किया? नहीं सर, हमने 10,000 यूनिट नहीं बना, हमने कितने यूनिट बनाए? 9,000। तो क्या this into this can be compared to these 50,000? नहीं सर, मुझे लगता है सर 12 आज एक यूनिट लगते हैं, 10,000 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 1,20,000। हमने 1,15,000 में काम कर दिया, ये कंपेरेबल है? नहीं सर। क्यों? आप 10,000 के बजट को 9,000 के एक्चुअल डाटा से कंपेयर नहीं कर सकते। तो पहली चीज जो दिमाग में रखनी है, हम कभी भी वैरियंस निकालते हुए बजट और एक्चुअल को कंपेयर नहीं करते हैं। हम कंपेयर किसको करते हैं सर? फ्लेक्स बजट को एक्चुअल डाटा से। ऐसा। अब अगर सर सुकून और तसल्ली से एक चीज नोट करनी है सर, मैं एक एक करके सारा काम कर रहा हूं सर। मैं सबसे पहले काम कर रहा हूं सर, मैं मटेरियल का वेरिएंस निकालने जा रहा हूं। ठीक है जी, गौर से सुनना सर। मुझे एक बात बताओ सर, मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? देखिए मैं स्टार्ट कहां से ले रहा हूं कि मैंने एक्चुअल में कितने यूनिट प्रोड्यूस किए। ये नहीं देख रहा कि बजट यूनिट्स कितने हैं। मेरे लिए बजटेड यूनिट्स करंटली एक बकवास चीज है। यूनिट कितने मैंने प्रोड्यूस किए? 9,000। बताओ एक यूनिट पे कितने किलो मटेरियल लगना चाहिए था, और 1 किलो मटेरियल कितने का आना चाहिए था? बता सर, कितने रुपए का टोटल खर्चा 9,000 यूनिट बनाने का होना चाहिए था? कितने रुपए का? कितने? 9 लाख रुपए का खर्चा होना चाहिए था। मेरे बच्चों कितने यूनिट बनाने पे? 9,000 यूनिट बनाने पे कितने रुपए का खर्चा होना चाहिए था? 9 लाख का। सर बजट मेरा 10,000 का है, भाड़ में गया बजट। मैंने एक्चुअल में कितने यूनिट बनाए? तो मेरे एक्चुअल यूनिट्स का जो खर्चा है वो 9,000 के हिसाब से, मुझे अपने बजट को भी फ्लेक्स करना पड़ेगा। किसके हिसाब से? 9,000 के हिसाब से। तो बताओ 9,000 यूनिट बनाने पे कितना खर्चा होना चाहिए था? 9 लाख। अब बताओ मेरे बच्चों 9,000 यूनिट बनाने पे कितना खर्चा हुआ? सर हमारे पास 9,000 यूनिट बनाने पे 50,000 केजी मटेरियल लगा, और 1 केजी कितने का आया? 21 रुपए का आया। तो बताओ खर्चा कितना हुआ? 10,50,000। तो बताओ हमने कंपनी के 9 लाख रुपए के अलाउड खर्चे के अगेंस्ट कोई 10,50,000 रुपए का खर्चा किया, तो मैंने सर अपने हिसाब से कंपनी को 1.5 लाख रुपए का नुकसान दिया। ऐसा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये दो कॉस्ट कंपेरेबल है? यस सर। क्यों? ये 9,000 यूनिट बनाने की एक्चुअल कॉस्ट है, ये 9,000 यूनिट बनाने का बजट है। ये याद रखना पहली चीज। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप दो ऐसी चीजों को कंपेयर करोगे जिनका कंपैरिजन वैलिड है। आप बजट को एक्चुअल से कंपेयर नहीं करोगे। आप किससे कंपेयर करोगे? फ्लेक्स बजट को एक्चुअल से। अब बताओ सर, मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि इन दोनों में एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या? एक चीज कॉमन है, वो क्या? 9,000 फिनिश गुड्स यूनिट्स। ये बजट भी 9,000 यूनिट्स है, ये एक्चुअल डाटा भी 9,000 यूनिट्स। ऐसा। अब बताओ इसमें डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस सर, ये जो 1 किलो इनपुट जो 1 किलो मटेरियल 20 रुपए का आना चाहिए था, आपने कितने में लिया? 21 रुपए में लिया है। मैं आपसे बड़ा बेसिक सा एक सवाल पूछ रहा हूं सर, जो आपके पास सर 20 रुपए किलो मटेरियल रहना चाहिए था, आपने कितने में लिया है? 21 में। अच्छा काम किया, बुरा काम किया सर? सर बुरा काम किया। हमने कंपनी को नुकसान दिया है, बजट के मुकाबले में 1 रुपया ज्यादा खर्च किया है। 1 रुपया ज्यादा खर्च किया, लेकिन ये नुकसान फैलाया कितने लेवल के ऊपर है आपने? कितने सर? 9,000 नहीं चर्सियों। ये क्या है? कॉस्ट पर केजी। ये क्या है? कॉस्ट पर केजी को मल्टीप्लाई में किससे करूंगा? केजी से। ये मेरे पास 9,000 यूनिट्स की कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट पर यूनिट नहीं है। क्या है? कॉस्ट पर केजी। सर 20 रुपए का 1 केजी मटेरियल हमने चाहिए था, 21 रुपए का 1 केजी मटेरियल हमने खरीदा है। बताओ सर, हमने 1 रुपए पर केजी का नुकसान दिया है सारी परचेजेस के ऊपर। बताओ सर, मेरी टोटल परचेजेस साल की कितनी थी? 50,000। क्या आ रहा है सर? 50,000 का नुकसान किस चीज की वजह से? किस चीज की वजह से? मटेरियल को महंगा खरीदने की वजह से। किस चीज की वजह से? मटेरियल को महंगा खरीदने की वजह से। सर ये वाला नुकसान तो आ गया। अब बताएं दूसरा नुकसान किस वजह से? मैं आपको बताता हूं सर, दूसरा नुकसान इस चीज की वजह से। इस चीज की वजह से का मतलब सर, आपने 9,000 यूनिट बनाने थे इतने केजीज में, यानी कि 45,000 केजीज में। आपने कितने केजी लगा दिए दोस्त? 50,000 केजी। ऐसा।
सर मैं आपसे फिर पूछूं, कितने केजी आपने एक्सेस इस्तेमाल किए? 5000 केजीज। क्या इस 5000 केजीज को जो कि मैंने एक्सेस इस्तेमाल किए हैं, मैं मल्टीप्लाई कर दूं, स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरे पास? 20 का। क्या आ रहा है देखो, 1 लाख। अब बताओ सर, क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल किया तो लॉस 1 लाख का हुआ, मटेरियल महंगा खरीदा तो 50,000 का हुआ, सर टोटल लॉस 1.5 लाख का हुआ। लेकिन सर आपने तो बताया ही नहीं कि आपने 20 रुपए क्यों रखे इधर, आपको इधर एक्चुअल रेट रखना चाहिए था। आप कह रहे हो ना मेरे 5000 केजी ज्यादा कंज्यूम हुए, तो ज्यादा जो कंज्यूम है वो तो 21 रुपए के रेट पे हुआ ना, आपने 21 रुपए रखते। अच्छा मैं जरा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां देख लो, बोर्ड में लिखना दोस्त। पहला जवाब इसका इंटर वाला जवाब, बेटा नहीं तो टाई नहीं होगा, ठीक है, ये जवाब नहीं है। मुझे एक चीज ये बताओ सर, जो 50,000 केजी यहां आ रहा है, ये वाला 50,000 केजी, इसके दो हिस्से हैं। एक है जनाब अलाउड यूजेज और एक है एक्सेस यूजेज। मुझे बताओ अलाउड यूजेज कितना है 50,000 केजी में जो आपने इस्तेमाल किए? 45,000। और एक्सेस केजी कितने? सर ये दोनों आपने 1-1 रुपए महंगा खरीदा। सर ये दोनों का वेरिएंस यहां शामिल है। ये जो आपने सर एक्स्ट्रा जो अलाउड केजीज थे वो भी आपने शामिल कर दिए, जो एक्सेस केजी 5,000 वो भी इसमें शामिल है। आपने दोनों पे 1 रुपए का लॉस यहां ले लिया। इसका मतलब है सर मेरे पास एक्सेस जो इस्तेमाल हुआ मटेरियल वो भी अगर महंगा आ जाए उसका लॉस मैंने ले लिया, और जो अलाउड यूजेज थी उस पे भी जो एक्सेस खर्चा आया 1 रुपए का उसका लॉस मैंने ले लिया। अब बताओ ये 5,000 यूनिट को अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप बताओ सर इस 5,000 यूनिट पे इफेक्टिवली प्राइस वेरिएंस 2 दफा काउंट नहीं हो जाएगा। इसी 5,000 एक्सेस कंजम्पशन पे 1 रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया वो मैं यहां ले चुका हूं। अब मुझे सर इफेक्टिवली करना नहीं चाहिए, किसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, किससे? स्टैंडर्ड रेट से। क्यों? एक्सेस यूजेज पे तो प्राइस वेरिएंस वो यहां आ चुका है। अगर मैं इसको 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इफेक्टिवली इस 5,000 एक्स्ट्रा यूजेज के प्राइस वेरिएंस दो जगह इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, यहां पर भी और यहां पर भी। तो आइंदा के बाद सर ये जो एक्चुअल प्राइस आ रही है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस वेरिएंस में नजर आएगी। आप इंटायर परचेजेस की प्राइस वेरिएंस एक तरफ कर देना, फिर आप कहना भाई मटेरियल जो इस्तेमाल होगा मैं स्टैंडर्ड रेट पे इस्तेमाल करूंगा। महंगा खरीदने की वजह से सारा लॉस मैंने एक तरफ कर दिया। महंगा मैंने सर 45,000 केजी भी खरीदा, महंगा मैंने 5,000 जो एक्स्ट्रा केजी कंज्यूम किया वो भी खरीदा। दोनों केजी मैंने महंगे खरीदे, दोनों पे प्राइस वेरिएंस में इधर इनकॉर्पोरेट कर चुका हूं। तो मैं हमेशा सर यूजेज वेरिएंस किस रेट से कैलकुलेट करूंगा? किस रेट से कैलकुलेट करूंगा सर? स्टैंडर्ड रेट से। अब बताओ सर अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे दोनों कॉमन चीज क्या है? 9,000 यूनिट्स ऐसा। सर मैंने पहला रीजन वेरिएंस, सीधी सी बात है भाई, ये दो चीजों का मल्टीप्लाई है ना, A into B और A into B। तो सर मैं इन दोनों रेट्स का डिफरेंस एक तरफ कर दिया मैंने, और जो केजीज कंज्यूम होने चाहिए थे 45,000 कंज्यूम में 50,000 दूसरा बैलेंस मैंने एक तरफ रख दिया। तो मतलब सीधी सी बात है सर, लॉजिकल बात है, ये दोनों ऐड होकर इसके बराबर बनेंगे 100% का टाइम्स बनेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनेंगे, लेकिन सर मुझे इसमें ख्याल किस चीज से रखना, 4 चीजें जो गलती करने दो, सबसे कॉमन गलती यहाँ उठा के सर बजटेड कॉस्ट करते हैं। ये अभी नहीं, अभी जब आप वर्क बैक करोगे ना आपका बस की मतलब इसका सत्यानाश करो, मैं आपको बता दूं सर, आप एक्चुअल कॉस्ट उठाओगे और बजट से कंपेयर करोगे, वैरिएंस निकाल दोगे, या वैरिएंस रख के आप बजटेड कॉस्ट रख के एक्चुअल निकालने की कोशिश करोगे। खुदा के वास्ते याद रखना ये बजटेड और एक्चुअल में कंपैरिजन नहीं है, फ्लेक्स बजट और एक्चुअल में कंपैरिजन। पहली चीज, पहली गलती। दूसरी गलती सर, जब प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं सर, दो प्राइसेस का डिफरेंस रखा, रट्टा मार के होते हैं एक्चुअल क्वांटिटी याद करने जाते हैं ना, SPAP मल्टीप्लाई बाय AQ, SPAP मल्टीप्लाई बाय AQ, ऐसा ना। तो ये AQ में आप उठा के एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस कर देते, गलत। ये किसका रेट है? मटेरियल का। ये किसका रेट है? तो यहाँ मटेरियल रेट ना, फिनिश गुड्स नहीं रखना। फिर सर दूसरा सबसे बड़ा काम सत्यानाश, वो क्या करेंगे सर, यहाँ उठा के रख देंगे क्या चीज? एक्चुअल रेट। अब रट्टा लगा हुआ है, कंफ्यूज हो गए, इधर उधर कर दिया, यहाँ एक्चुअल इस्तेमाल करना था, वहां करना था, इतनी स्टैंडर्ड आसान रखो काम यार। मुझे तो एक चीज के एक चीज का वैल्यू वेरी गुड प्राइस का, महंगा खरीदने और सस्ता खरीदने का वैल्यू इन दो चीजों की वजह से। दूसरा वैल्यू सीधी सी बात है, इन दो की वजह से आ रहा है सर, मेरे पास कितना केजी कंज्यूम होना चाहिए था, कितना केजी मैंने कंज्यूम किया, ठीक है जी। इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय क्या चीज? स्टैंडर्ड रेट। यहाँ स्टैंडर्ड रेट क्यों लिया सर? दोबारा पूछो सर, क्योंकि हम सारे का सारा जो प्राइस वेरिएंस है
जो हमने एक्सेस कंज्यूम किया है या हमने अलाउड कंजम्पशन थी, दोनों के प्राइस वैरिएंस एक तरफ कर दिया। ऐसा है हम बोलो यही अगर मैं वैरिएंस आपको दूं कि लेबर के निकाल के दे दूं, वेरिएबल के निकाल के दे दूं, तो डिफरेंट नहीं होगा ना, यही सारे काम करना है। अच्छा सर इस वैरिएंस को हम क्या नाम देंगे? सर सुने एक हमें मैथ के पेपर में एग्जामिनर ने कहा कैलकुलेट कॉस्ट वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। बच्चे करके आ गए सब, सर कॉस्ट वेरिएंस आपने नहीं कराया, इसका नाम है कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है ना, पूरी जिंदगी मनुष्य करते रहे, नाम ना मैंने बताया ना उन्होंने पूछा, ठीक है जी, नाम हमने सब इसको नाम दे दिया टोटल वैरिएंस, टोटल वैरिएंस, टोटल है ये टोटल वैरिएंस, लेकिन इसका असल नाम क्या है? कॉस्ट वेरिएंस। सर ये कौन सा वेरिएंस है? रेट वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस। ठीक है ये यूजेज वेरिएंस, कंजम्पशन वेरिएंस। कर दो मैंने, सर मुझे लेबर के दोनों वेरिएंस निकाल के दे दो, कॉपी करना है। सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं लेबर का हिसाब किताब करूं तो मेरे पास सर सबसे पहली चीज लेबर के लिए सर यूनिट्स फिनिश गुड्स के 9000, एक यूनिट पे कितने आवर्स लग रहे हैं सर? स्टैंडर्ड में 12 घंटे, और 1 घंटा कितने का आना चाहिए सर? कितने का? तो बताओ यार मेरे पास 9000 यूनिट पे टोटल खर्चा कितने रुपए का होना चाहिए था? कितना? 5,40,000। आप बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है वो कितनी लगी है सर? एक्चुअल आवर्स कितने? 1,15,600 आवर्स इनटू कितने, कितना आ रही? 6011। अब बताएं सर मेरे पास कोई लगभग 611, सर ये मेरे पास लॉस है 61120 का। अब बताओ सर अगेन इसके दो पार्ट्स। पहला पार्ट सर एक वेरिएंस यहां से आ रहा है, एक वेरिएंस सर मेरे पास इन आर से आ रहा है। सर 5 रुपए का 1 घंटा आना चाहिए था, हमने 1 घंटा 5 रुपए 20 पैसे का खरीदा है, और हमने जो घंटे खरीदे हैं वो 1,15,600 खरीदे हैं। इसी तरह सर मेरे पास जो काम 9,000 इंटू 12 में हो जाना चाहिए था, सर वो काम हुआ कितने में? 1,15,600 घंटों में। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर स्टैंडर्ड रेट 5 रुपए से, क्या आ रहा है सर ये वेरिएंस? 23120 बस। 23,120 का एडवर्स वेरिएंस क्योंकि मैंने महंगा खरीदा है। फिर 38,000 का एडवर्स वेरिएंस क्योंकि मैंने जो काम कितने 54,000 कितना होता है ये? 1,08,000 आवर्स में होना चाहिए था, मैंने 1,15,000 आवर्स में किया। इसका मतलब है आवर्स महंगे भी खरीदे, ज्यादा भी इस्तेमाल किया, दोनों जगह से लॉस मिला के 61,120 रिकंसाइल हो रहा है। ऐसा है, कितने लोगों ने सही कर लिया था यार? ये बेसिक वेरिएंसेस पे हाथ साफ रखना क्योंकि आगे इसी का आपने वर्क बैक देखना है, ठीक है ना? बढ़ जाऊं मैं आगे? चलने दो यार चीजों को। जी कर लिया कॉपी, हम आगे बढ़ जाएं। कॉपी कर रहे हो ये? रिकॉर्डिंग पॉज कर लें, हमें चलने दें सर। अब बताओ सर मेरे पास यही अगर वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी हिसाब किताब बने, प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना। वेरिएबल ओवरहेड के लिए अगर हिसाब किताब निकालें हम, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए? 9,000। एक यूनिट पे कितने घंटे लगने चाहिए थे? 12 आवर्स। 1 घंटा वेरिएबल ओवरहेड का कितने का आना चाहिए था? 4 का। कितने रुपए का खर्चा होना चाहिए था? अब बताएं सर हमारा एक्चुअल खर्चा कितने का हुआ है? सर हमारे पास कोई 1,15,600 आवर्स लगे और 1 घंटा हमने 3 रुपए 80 पैसे का खरीदा। कितने? 439,280। सर कितने रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा? 7,280। अब बताएं सर अगेन इसका अगर मैं बाइफरकेशन करूं, एक रीजन रेट और दूसरा रीजन आवर्स। अब बताएं जो रेट है 1 आवर कितने का आना चाहिए था? 4 रुपए का। हमने कितने में लिया? 3 रुपए 80 पैसे में। मल्टीप्लाई बाय कितना जी?
1,15,600 आवर्स मैंने 20 पैसे सस्ते खरीदे, फायदा दिया मैंने कंपनी को कितने का? 23,120 का फायदा। लेकिन एट द सेम टाइम सर जो काम 9,000 इंटू 12 में हो जाना चाहिए था वो हमने कोई 1,15,600 घंटों में किया। स्टैंडर्ड रेट कितने का? 4 कितने? 30400। क्या ये एडवर्स वेरिएंस और ये फेवरेबल वेरिएंस नेट होके इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? ऐसा है? कर लोगे मैनेज? बड़े एक स्टेप आगे। अच्छा कर लो अभी यार, सीधे वेरिएंस है, इसमें भी कॉपी कर रहे हो यार। यार भाई पहले नाम लिख लो इस बंदे को, नहीं तो सुकून नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ सर। नाम लिख लेते हैं वेरिएंसेस के। सर ये कहलाते हैं कॉस्ट वेरिएंस, यह है मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, और ये है यूसेज वेरिएंस। ठीक है जी। फिर सर लेबर में अगेन कुछ भी हो जाए ये कॉस्ट वेरिएंस कहलाएगा। ये प्राइस की जगह रेट वेरिएंस, और सर ये यूजेज की जगह एफिशिएंसी वेरिएंस। ऐसा। फिर वेरिएबल ओवरहेड में रेट की जगह एक्सपेंडिचर, और ये इसको हम क्या नाम देंगे? एफिशिएंसी। सर इसको क्या नाम देंगे? कॉस्ट। ठीक है जी। डन हो गया। अब अपने पास आ जाओ सर, छोड़ दो इन सब चीजों को। बढ़ जाए। चलो जी सर, प्यारे भाई अब जरा सा बोर्ड पे सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ के ना 3 केसेस हैं उनको देख लो जरा। सब चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो। सर सुनिएगा दोस्त, मुझे एक बात बताएं, मैं केस 1 आपके सामने रख रहा हूँ। सेल्स है हमारे पास बेटा, बोर्ड पर 10,000 यूनिट्स एट द रेट 10 रुपए। सेल्स कितने की है? 1 लाख की। सर मेरे पास कॉस्ट भी 10,000 यूनिट्स इंटू 8 रुपए कितने जी? 80,000। सर मेरे पास प्रॉफिट कितने का है? 20,000 का। सर मैं केस 2 यहां आपके सामने रख रहा हूं। सर मेरे पास सेल्स 10,000, सर मैंने इसको 12 रुपए का बेचा, कितने हो गई? 1,20,000। सर मेरे पास कॉस्ट 10,000 इंटू 8 कितने जी? 80,000। प्रॉफिट कितने का जी? 40,000। इसी तरह सर मेरे पास केस 3, सर मेरे पास सेल्स 12,000 यूनिट्स इंटू 10 1,20,000। सर मेरे पास कॉस्ट 12,000 इंटू 8 दैट वुड बी 96,000। सर प्रॉफिट 24,000। ऐसा। सर मैं इस वाले केस को नाम दे रहा हूं बेस केस, इसको नाम दे रहा हूं प्राइस इंपैक्ट, इसको नाम दे रहा हूं सर मैं वॉल्यूम इंपैक्ट। अच्छा जरा सा ना पहले और दूसरे केस को कंपेयर करो। मुझे तो पहले और दूसरे केस में हमने फर्क क्या रखा है सर? सर हमने सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ाई। इस सेलिंग प्राइस को बढ़ाने की वजह से हमारे रेवेन्यू में सर चेंज आया। चेंज इन रेवेन्यू कितने का पता है? 20,000 रुपए। और सर ये 100% चेंज इन प्रॉफिट में ट्रांसलेट हो गया। वो भी कितना जनाब? यानी जितने से रेवेन्यू बढ़ा उतने से ही प्रॉफिट बढ़ा, जितने से रेवेन्यू बढ़ा उतने से ही प्रॉफिट बढ़ा। इसका मतलब है सर जब आप सेल्स प्राइस बढ़ाते हो तो रेवेन्यू में जितना चेंज आता है वो 100% ट्रांसफर होता है, ट्रांसलेट होता है किसमें? प्रॉफिट में ट्रांसलेट होता है। ऐसा। लेकिन सर जब मैं पहले और तीसरे केस को कंपेयर करने जाता हूं
तो सर मेरे पास यहाँ जंप आता है किसमें सर? वॉल्यूम में। जंप किस में आता है? वॉल्यूम में आता है। तो सर मेरे पास जब वॉल्यूम में जंप आता है तो सर मेरे पास रेवेन्यू में भी जंप आता है। कितने का सर? 20,000 रुपए का। लेकिन सर मेरे पास प्रॉफिट में उतना जंप नहीं आता। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास चेंज इन रेवेन्यू बराबर नहीं है? किसके? चेंज इन रेवेन्यू बराबर नहीं है सर। किसके? चेंज इन रेवेन्यू बराबर नहीं है चेंज इन प्रॉफिट के। इसका मतलब है सर जब मेरे पास वॉल्यूम बढ़ता है, दो मेरे पास रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन वो 100% प्रॉफिट में इसलिए ट्रांसलेट नहीं होता कि वॉल्यूम बढ़ने से साथ में क्या चीज बढ़ती है सर? कॉस्ट बढ़ती है। ऐसा? अच्छा, अब 2 मिनट के लिए सर जरा सा बोर्ड पे देखो। सर क्या मैं कह सकता हूं चेंज इन प्राइस से जो रेवेन्यू में चेंज आएगा वो 100% प्रॉफिट में जाएगा? ऐसा? और क्या मैं कह सकता हूं चेंज इन वॉल्यूम की वजह से जितना चेंज रेवेन्यू में आएगा वो 100% प्रॉफिट में ट्रांसलेट नहीं होगा? इतनी सी बात मैं समझा पाया। अब बताएं सर ज्यादा इफेक्टिव चेंज किसका है? 10% प्राइस बढ़ा दें, 10% वॉल्यूम बढ़ा दें। 10% प्राइस बढ़ाओगे तो जितना रेवेन्यू में चेंज आएगा 100% प्रॉफिट में जाएगा सर। और याद रखना वॉल्यूम बढ़ाने से रेवेन्यू तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ वॉल्यूम बढ़ाने से कॉस्ट भी बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो सर 100% रेवेन्यू का चेंज प्रॉफिट में ट्रांसलेट नहीं होगा। अब दिमाग में रखना है सर, लिखेगा नहीं कोई भी। अब जरा पहले और दूसरे केस को दोबारा कंपेयर करो। अज्यूम करो हम सेल्स वेरिएंसेस निकालना है और हम निकालना चाह रहे हैं सेल्स का प्राइस वेरिएंस। ठीक है, पहले और दूसरे केस को कंपेयर करो। बस पहले और दूसरे केस को कंपेयर करो। बताओ सर हमने कितने रुपए का एक यूनिट बेचना था? 10 का। हमने कितने का बेचा? 12 का बेचा। तो सर अगर मैं प्राइस वेरिएंस निकालने जाऊं तो मैं कहूंगा सर दो प्राइसेस का डिफरेंस और जिस चीज की प्राइस है उसकी एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड। अब बताएं सर मेरे पास प्राइस कितनी थी स्टैंडर्ड? 10। हमने कितने में बेचा? 12 में। मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितने? अब बताओ सर ये जो 20,000 का वेरिएंस आया है ये रेवेन्यू का चेंज है या प्रॉफिट का चेंज है? ये रेवेन्यू का चेंज है प्रॉफिट का? ये दोनों का चेंज है। क्या मैं कह सकता हूं 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करके हमने जितना रेवेन्यू में जंप दिखाया वो सारे का सारा ट्रांसलेट हुआ किसमें? क्या मैं कह सकता हूं जो 20,000 का वेरिएंस है ये चेंज इन रेवेन्यू भी है और एट द सेम टाइम ये चेंज इन प्रॉफिट भी है? ये दोनों है, चेंज इन रेवेन्यू भी है, चेंज इन प्रॉफिट भी। ऐसा है या नहीं? अच्छा जी, फिर मैं आपसे कहता हूं जनाब एक काम करें, अब पहले और तीसरे केस को कंपेयर करें। बताओ इन दोनों में फर्क क्या पहले और तीसरे केस में? वॉल्यूम। अब सर मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकाल रहा हूं। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकालेंगे सर हम? कितने बेचने थे, कितने हमने बेचे, ऐसा? कितने बेचने थे? 10। हमने कितने बेच दिए? 12। अब बताओ उसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूं? स्टैंडर्ड व्हाट? सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इज 10 रुपए। ये कितना आ जाएगा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से अगर मल्टीप्लाई करूं? 20,000। तो सर क्या वॉल्यूम चेंज होने की वजह से जो 20,000 का चेंज है ये रेवेन्यू का चेंज या प्रॉफिट का चेंज है? ये रेवेन्यू का चेंज या प्रॉफिट का चेंज है? ये रेवेन्यू का चेंज है, प्रॉफिट का चेंज नहीं है। ऐसा? ये रेवेन्यू का चेंज है। ये किसका चेंज है? ये किसका चेंज है? ये प्राइस का भी चेंज है, सॉरी रेवेन्यू का भी चेंज है, प्रॉफिट का भी चेंज है। ये रेवेन्यू का चेंज है, इसको आप हरगिज़ प्रॉफिट का चेंज नहीं कह सकते। तो अगर मुझे इसका प्रॉफिट का चेंज निकालना है तो सर मुझे इसको 10 से नहीं बल्कि 2 रुपए के सीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं कहूंगा जनाब मैंने 2000 यूनिट ज्यादा बेचे तो इसका मतलब मैंने 2000 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस भी किए। सर मेरी सेल्स तो बढ़ी लेकिन साथ में क्या बढ़ी? कॉस्ट बढ़ी। तो सर याद रखना सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस जब आप सेल्स प्राइस से निकालोगे तो वो रेवेन्यू का चेंज बताएगा। सर अगर आप उसको सीएम से निकालोगे तो आपको किसका चेंज बताएगा? प्रॉफिट का चेंज बताएगा। सेल्स प्राइस वेरिएंस, ये वाला वेरिएंस आपको हमेशा रेवेन्यू का भी चेंज बताएगा, प्रॉफिट का चेंज भी बताएगा। लेकिन सर ये याद रखिएगा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस 2 तरीके से कैलकुलेट होता है। अगर आप यहां पे सेलिंग प्राइस रखोगे तो चेंज किसका कैलकुलेट करके देगा? वॉल्यूम का, रेवेन्यू का कैलकुलेट करके देगा। और अगर आप 2 रुपए रखोगे तो क्या रहा सर? वाकई 4,000 का डिफरेंस है दोनों के प्रॉफिट में। हाँ सर दोनों के प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस है? 4,000 का। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं सारी डिस्कशन के बाद सेल्स प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं? सर जिस प्राइस पे हमने चीजें बेचनी थी, जिस प्राइस पे हमने चीजें बेची हैं, उन दोनों का डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। मुझे बताओ क्या दिखा रहा होगा? ये चेंज इन रेवेन्यू भी है और एट द सेम टाइम ये चेंज इन प्रॉफिट भी है। ऐसा? लेकिन सर जब मैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकालूंगा तो मैं कहूंगा कितने यूनिट मैंने बेचने थे, कितने यूनिट मैंने बेचे।
इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट या सीएम। ऐसा, इससे मुझे क्या मिलेगा? चेंज इन प्रॉफिट। और अगर इसी को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? सेलिंग प्राइस से स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, तो मेरे पास क्या बताएगा? चेंज इन रेवेन्यू। ये याद रखना, कभी भी वैरियंस रेवेन्यू के चेंज के लिए नहीं निकाला जाता। किसके लिए निकाला जाता है? प्रॉफिट के चेंज के लिए। तो आप एग्जाम में हमेशा इसको कैलकुलेट करोगे किससे? स्टैंडर्ड सीएम से। मैं फिर आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या बताएगा? प्राइस कम या ज्यादा होने की वजह से कितना चेंज रेवेन्यू में आया, और एट द सेम टाइम वो चेंज प्रॉफिट का भी चेंज होगा। सेल वॉल्यूम वेरिएंस हमें क्या बताएगा? सर कम या ज्यादा बेचने से प्रॉफिट कितना कम हुआ। अगर मैं ये चाहता हूं तो किससे मल्टीप्लाई करूं? सीएम से। और अगर मैं ये चाहता हूं कि रेवेन्यू का चेंज दिखाए तो किससे मल्टीप्लाई करूं? सेलिंग प्राइस से। ये कर लोगे मैनेज? फिर रिपीट करो पूरी डिस्कशन की समरी। क्या वॉल्यूम चेंज करने से जो रेवेन्यू में चेंज आता है 100% प्रॉफिट में ट्रांसलेट होता है? नहीं सर। तो अगर आप वॉल्यूम के चेंज को मल्टीप्लाई कर रहे हो सेलिंग प्राइस से तो आपको रेवेन्यू का चेंज मिलेगा। इस वॉल्यूम के डिफरेंस को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है? सीएम से। ऐसा, लेकिन सर ये याद रखना, प्राइस के डिफरेंस को आप हमेशा मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी से। जितना चेंज तुम्हारे पास प्राइस की वजह से रेवेन्यू में आए वो 100% ट्रांसफर होगा किसमें? प्रॉफिट में। कर लोगे मैनेज? छापो अब इसको। सर मुझे एक सवाल में ये सारे वेरिएंसेस में डाल रहा हूं सर। सर मेरे पास एक यूनिट पे 5 किलो मटेरियल लगता है और 1 किलो 10 रुपए का आता है। सर मेरे पास एक यूनिट पे 2 घंटे लगते हैं और 1 घंटा 55 रुपए का आता है। सर मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी 2 घंटे लगते हैं और 1 घंटा जो है वो 10 रुपए का आता है। ठीक है जी। इसको सर 15 कर दें या इसको 20 कर दें। ऊपर भी 10 आ रहा है, नीचे भी 10 आ रहा है। अच्छा जी, फिर मेरे पास सर जो सेलिंग प्राइस है वो हम कैलकुलेट करते हैं सर वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20% मार्कअप। ठीक है जी। सर हमारे पास बजटेड यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस एंड सेल हमने करने हैं। बजटेड यूनिट्स हमारे पास हैं सर 15,000। ठीक है जी। अब सर हमारा हिसाब किताब कुछ ऐसे हुआ कि हमारा जो एक्चुअल आउटपुट आया वो आया 18,000 यूनिट्स का, यानी बजट के मुकाबले में ज्यादा, कम नहीं ज्यादा। ऐसा सर जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है सर वो कंज्यूम हुआ जनाब कोई 1 लाख केजी एट द रेट 9 रुपए 20 पैसे। सर डायरेक्ट लेबर हमारा कंज्यूम हुआ सर 34,000 आवर्स एट द रेट 56 रुपए पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड्स सर सेम 34,000 घंटे एट द रेट 25 रुपए फी घंटा। अब सर जो हमारी सेलिंग प्राइस है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस सर वो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से 50 रुपए ऊपर थी। ठीक है जी। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से 50 रुपए ऊपर थी। ठीक है जी। या इसको कर दो सेव, इसको कर देते हैं। अरे यार मैं पूरा सवाल कर चुका था सर, आपने रोक दिया। सर मुझे सारे पॉसिबल वेरिएंसेस निकाल के दें और मुझे बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट को रिकंसाइल भी करके दें। शाबाश। सर चले सर मैं सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल रहा हूँ। कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए सर? 18,000। हर यूनिट पे कितने केजी का मटेरियल लगना चाहिए? कितने का? 5 केजी का। और बताओ 1 केजी कितने का आना चाहिए? 10 रुपए का। तो कितने रुपए का खर्चा होना चाहिए? 9 लाख रुपए का। अब बताएं सर हमने कितने का खर्चा किया? सर हमने खर्चा किया जनाब 1 लाख इंटू 9.2। ऐसा हमने 1 लाख केजी इंटू
9.2, ये हमने खर्चा किया सर 9 लाख। इसका मतलब है सर एडवर्स वेरिएंस है कितने का? इस 20,000 के दो रीजन है। नंबर 1 सर कौन सा? प्राइस वेरिएंस। सर 10 रुपए की जगह हमने 9 रुपए 20 पैसे का 1 केजी खरीदा, बड़ा जबरदस्त काम किया। 1 लाख केजी हमने इस तरह खरीदे, हमने कंपनी को 80,000 रुपए का फायदा दिया, सही। लेकिन एट द सेम टाइम 18,000 इंटू 5 केजी, जो काम 90,000 केजी में होना चाहिए था, हमने उसके लिए कितने केजी इस्तेमाल कर ली? 1 लाख। मल्टीप्लाई बाय सर स्टैंडर्ड रेट 10 रुपए का कितना आ रही है? 1 लाख एडवर्स। क्या इस 1 लाख के एडवर्स वेरिएंस और इस 10,000 के फेवरेबल वेरिएंस को ये रिकंसाइल कर रहा है? यस सर। ये मेरे पास सब मटेरियल के वेरिएंसेस हो गए, ये कर लिए सब लोगों ने तरीके से। अच्छा जी, मैं ऊपर चला जाऊँ डायरेक्ट। सर मैं डायरेक्ट लेबर की वेरिएंसेस पे जाऊँ तो 18,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए। 1 यूनिट पे 2 आवर्स लगने चाहिए। 1 आवर कितने का आना चाहिए? कितने का? 55 रुपए का। तो मुझे बताओ क्या आ रही है? 1980,000। अच्छा, हमारा एक्चुअल खर्चा कितना है सर? सर हमारे आवर्स कितने हैं? 34,000 घंटे इंटू 50 कितना बेटा? 1904। अब अगेन हमारे पास सर 76,000 का फेवरेबल वेरिएंस। इस 76,000 का पहला रीजन सर, जो काम 55 रुपए में होना चाहिए था, 55 रुपए का आर आना चाहिए था, हमने 56 रुपए का आर यूज किया। 34,000 घंटों में हमने कंपनी को 34,000 रुपयों का नुकसान दिया। ठीक है जी। एट द सेम टाइम सर जो काम सर 18,000 इंटू 2 यानी कि 36,000 घंटों में होना चाहिए था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 34,000 घंटों में कर दिया। और रेट से मल्टीप्लाई करूँ कितने? 55। क्या आ रही है? 1,10,000 का फेवरेबल बैलेंस। क्या है? दोनों को नेट करने के ऊपर 76,000 रिकंसाइल हो रहे हैं। अच्छा जी, फिर सर मेरे पास इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस। जी कितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2 घंटे इंटू कितना? 4 7 20। सर 7,20,000 का खर्चा होना चाहिए था। अब बताएं हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितने का लगा सर? 34,000 घंटे इंटू कितना? 8.5 लाख का हमने खर्चा किया है सर। इसका मतलब है एक्सेस खर्चा जो हो गया वो 1,30,000 का। अगेन सर इसके 2 पार्ट्स। इसका पहला पार्ट सर जी कितने रुपए का 1 आर आना चाहिए था सर? सर मेरे पास 20 रुपए का 1 घंटा आना चाहिए था, मैंने 25 रुपए का 1 घंटा खरीदा है। सर मैंने कितना नुकसान दिया कंपनी को सर? मल्टीप्लाई बाय कितना? 34,000। सर मैंने 5 रुपए फी आर नुकसान दिया, तो 1,70,000 का सीधा नुकसान तो यहां से आ गया। लेकिन दूसरी तरफ सर जो 18,000 यूनिट 5 घंटे यानी 2 घंटे सर 2 घंटे में मतलब 36,000 घंटों में बन जाने चाहिए थे, उस पर हमने सिर्फ 34,000 घंटे लगाए। अच्छा काम किया। मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए का रेट कितना? क्या 40,000 का फेवरेबल वेरिएंस और 1,70,000 का एडवर्स वेरिएंस है, दोनों मिलकर इसको रिकंसाइल कर रहे हैं। यस सर। अब अगर मैं बात करूं सर किसकी? सेल्स वेरिएंसेस की। याद रखना सेल्स का टोटल वेरिएंस सिर्फ रेवेन्यू का चेंज बताता है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें इसके 2 अलग अलग वेरिएंसेस चाहिए। कौन कौन से? सेल्स का प्राइस और सेल्स का वॉल्यूम। क्योंकि मुझे सर सारे वेरिएंसेस को टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रिकंसाइल करना है। अगर मैं सेल्स का टोटल वेरिएंस निकालने जाऊंगा वो मुझे बताएगा रेवेन्यू में कितना चेंज है, वॉल्यूम और प्राइस दोनों की वजह से। मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्राइस चेंज होने की वजह से प्रॉफिट में कितना चेंज आया, वॉल्यूम चेंज होने की वजह से प्रॉफिट में कितना चेंज आया। तो अनफॉर्चुनेटली सर मेरे टोटल वेरिएंस एक यूजलेस चीज है सेल्स में। मैं अगर सेल्स प्राइस वेरिएंस निकालूं कितने रुपए का 1 यूनिट बिकना चाहिए था सर? पहले आपको सर स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगी। मुझे बताएं सर मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? बताएं 1 यूनिट के ऊपर
चाचा 1 यूनिट पे क्या क्या लग रहा है? 5 किलो मटेरियल एट द रेट 10 रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल 5 kg एट द रेट 10 रुपए वुड भी 50 रुपए पर यूनिट। फिर डायरेक्ट लेबर कितना है सर? 2 घंटे 55 के हिसाब से। सर मैं डायरेक्ट लेबर को अगर यहाँ लिखूं सर, डायरेक्ट लेबर 2 घंटे 55 के हिसाब से 110, वेरिएबल ओवरहेड भी 2 घंटे 20 रुपए के हिसाब से 40। बताएं 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? 200। ऐसा? अब बताएं सर मैं सेलिंग प्राइस कैसे निकालूं? स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, उसने कहा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस निकलेगी 25% मार्कअप पे। तो बताओ क्या आ रही कितनी? 250। ऐसा? अब बताओ एक्चुअल सेलिंग प्राइस के बारे में भी उसने एक छोटा सा फंक्शन दिया। वो क्या सर? उसने कहा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस उठाएं और उसमें 50 रुपए ऐड कर दें। तो मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है कितनी? 250। 50 रुपए ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 50 रुपए ऐड करूं तो 200 हो जाएगा। हाँ जी सही है, माइनस होने के बाद 200 हो जाएगा ना। ये रिकॉर्डिंग हो रही हो, मैं इसी में गालियां देने का दिल कर रहा है। अब मुझे एक बात बताना सर, अगर मैं सेल्स के प्राइस वेरिएंसेस निकालूं सर, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है सर? 250। और मेरे पास सर एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस सर 250 माइनस कितने? 300। अब बताएं सर मैंने 50 रुपए महंगा यूनिट बेचा है, तो सर मैंने इनफ्लो मेरा ज्यादा हुआ है। भले बजट में हमेशा आपने टारगेट रखना है कि बजट में इनफ्लो ज्यादा होने चाहिए, बजट को बीट करो। लेकिन सर ये याद रखना जो कॉस्ट है उसमें आपने बजट से कम रहना है, इनफ्लोज में बजट से ज्यादा रहना है। अब देखो ये वेरिएंस इफेक्टिवली नेगेटिव आ रहा होगा लेकिन ये फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि सर आपने इनफ्लोज में बजट से ज्यादा जनरेट करना है और आपने कॉस्ट में बजट से कम रहना है। ठीक है जी। तो मुझे बताओ सर मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करूं? कितने यूनिट्स मैंने बेचे सर? 18,000। कितना आ रही है? क्या ये 9 लाख रुपए का वेरिएंस रेवेन्यू का चेंज है, प्रॉफिट का चेंज है? ये प्रॉफिट का चेंज भी है, रेवेन्यू का चेंज भी है, दोनों है। ठीक है जी। अब बताएं सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस बताएं जी। कितने यूनिट्स आपने बेचने थे? 15। कितने यूनिट आपने बेचे? 18। मैं इसको मल्टीप्लाई करूं किससे? स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट वो कितना है सर? बताएं 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? 200। 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 250। तो डिफरेंस कितने का सर? 50। अब बताएं सर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 50 से तो क्या आ रही? 1.5 लाख। फेवरेबल एडवर्स? महंगा भी बेचा, ज्यादा भी बेचा। ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र, महंगा भी बेचा, वहां से भी कमाए, ज्यादा भी बेचा, वहां से भी कमाए। अब सर मैं इधर 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं सर, मुझे एक चीज ये बताओ, सारे वेरिएंसेस मैंने निकाल दिए सर, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम। अब मैं आपसे बड़ी बेसिक सी चीज पूछ रहा हूं, सुनो जरा दोस्त, बताओ आपके पास बजटेड प्रॉफिट कितना था? सर बजटेड प्रॉफिट बहुत आसान है, पर यूनिट प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ऊपर सर, वो पता कितना है पर यूनिट प्रॉफिट? सर ये रहा 50 रुपए। 200 रुपए की कॉस्ट और 250 रुपए की सेलिंग प्राइस 50। और भाई ये दोनों कोइंसिडेंटली सेम हो गया, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब बताओ सर मेरे पास पर यूनिट प्रॉफिट कितना जी? 50। बजटेड यूनिट्स कितने थे? सर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है? 7.5 लाख। एक आवाज नहीं क्लास में लेकिन वो खुद ही दब गई। 18,000 क्यों नहीं लिया? 2 मिनट रुक जाओ बेटा, इसका जवाब दे रहा हूं। अब मुझे बताओ सर मेरे पास 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया, कितने यूनिट्स पे? 15,000 यूनिट्स पे। बजटेड प्रॉफिट इतना होना चाहिए था, क्या आपका एक्चुअल प्रॉफिट भी इतना ही है? नहीं सर, एक्चुअल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे बताओ, एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूं? सर एक्चुअल प्रॉफिट बगैर कैलकुलेट किए डायरेक्ट नंबर इस तरह नहीं आएगा। बताओ हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी है? 18,000। किस रेट से हमने बेची? 300। कितना? 50। ठीक है जी। फिर डायरेक्ट मटेरियल कितना? ऐसे भी देख सकते हो 9, 20 और चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो।
1 लाख केजी आपने खरीदे किस रेट पे? 9 रुपए 20 पैसे पे। तो सर मैं ऐसे कर सकता हूं कि डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख केजी इनटू कितने जी? 9.2 कितना जी? 9 लाख 20,000। देन मेरे बच्चों उसके बाद डायरेक्ट लेबर कितने? 34,000 कैंटे इनटू 56 कितने? सर फिर मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड्स 34,000 कैंटे मल्टीप्लाई बाय 25 कितना? ये सारी कॉस्ट ऊपर से रिकंसाइल भी कर सकते हो, ठीक है ना? अब बताओ सर मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 1,726। अब बताओ बजट तुमने किया था 7.5 लाख कमाएंगे, कमाया तुमने 17,26,000। अब इन दोनों का तुमने डिफरेंस रिकंसाइल करना है किससे? वेरिएंसेस से। तो सर अगर मैं आपसे ये पूछूं, बोर्ड में देखना सर, मेरे पास बजटेड प्रॉफिट कितना है सर? आपने इधर रखा 7.5 लाख। बेटा आप सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है वो यहां देख लो सर। अब बताएं 7.5 लाख रखा, बताएं सर मेरे पास वेरिएंसेस मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कितना है सर? 80,000। फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल। सर हमने सस्ता खरीदा मटेरियल, सवाल में देख के बताओ, आराम से तसल्ली से देख लो जो तुमने किया है। फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल। सर मटेरियल का यूजेज वेरिएंस एडवर्स क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा इस्तेमाल किया, कितने? 1 लाख। लेबर का रेट वेरिएंस फेवरेबल एडवर्स कितने का? सर आप खुद देखते जाए ना, आप हमसे क्यों पूछो? सर ये रहा हमारे पास लेबर का रेट वेरिएंस 34,000 एडवर्स और 1,10,000 फेवरेबल। तो लेबर का रेट वेरिएंस 34,000 एडवर्स और लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस 1,10,000। कौन सा? फिर बताएं वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस 1,70,000 एडवर्स। पक्का? सर चेक करा दें जरा। और बताएं दूसरी तरफ मेरे पास 40,000 का, तो मेरे पास सर वेरिएबल ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस कितना जी? 40,000 फेवरेबल। सर सेल्स का प्राइस वेरिएंस 9 लाख फेवरेबल। सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस 1.5 लाख। दोनों फेवरेबल है ना? अब बताएं सर अगर मैं इन सबको नेट करूं तो कितना आ रहा है यार? 970 और इन दोनों को एड अप करोगे ये रिकंसाइल हो गया। आपने सर बजटेड प्रॉफिट ऑफ 15,000 यूनिट को रिकंसाइल किया एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ 18,000 यूनिट, ऐसा? अब एक बात बताओ, एग्जामिनर को थोड़ी मस्ती सूझी, उसने कहा काम करो ये ऊपर तो 15,000 यूनिट का प्रॉफिट है, ये तो 15,000 यूनिट का प्रॉफिट है। उसने कहा चाचा ये तो 15,000 यूनिट का प्रॉफिट है, ये 18,000 यूनिट्स का प्रॉफिट है, आप इन दोनों को रिकंसाइल कर रहे हो। मैं कहूँगा बिल्कुल रिकंसाइल करना चाहिए, क्योंकि मुझे बजट मिला था 7.5 लाख रुपए के प्रॉफिट का और मैंने सिर्फ 17,26,000 का प्रॉफिट बनाया है, तो डिफरेंस इन दोनों का ही नोट होना चाहिए। एग्जामिनर कह रहे हैं ऊपर आप करना वो रखो फ्लेक्स में। मैंने कहा चलो फ्लेक्स रख देते हैं। अब मेरे को 7.5 लाख कैसे निकालना? कितने यूनिट्स का प्रॉफिट है सर? अगर मैं 18,000 यूनिट्स का प्रॉफिट निकालता तो कैसे निकलता हूँ सर? 18,000 इंटू 50 कितना आ जाता है? अब तो रिकंसाइल नहीं होता, ऐसा? सर मैं ये वाला वेरिएंस काट देता। ये वेरिएंस क्या शो कर रहा है? सेल्स वॉल्यूम चेंज होने की वजह से इतना प्रॉफिट बढ़ गया। तो अगर आपने वॉल्यूम की डिस्पैरिटी हटा दी तो फिर इस वेरिएंस की जगह नहीं बनती है। एग्जामिनर ये कहते हैं ये वाला वेरिएंस कैलकुलेट मत करना, अदरवाइज ये वाला वेरिएंस क्या बता रहा होता है? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ये बता रहा होता है कि आपने कम या ज्यादा बेच के कितने रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, कितने रुपए का प्रॉफिट लूज किया। इस वेरिएंस में मैंने यही बताया ना कि मैंने 3,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए और 3,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने का प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। वो मैंने कमाया सर। आप सब ऊपर अगर 18,000 को 18,000 से कंपेयर करेंगे तो सेल वॉल्यूम वैल्यू छोड़ा देना, बढ़ जाए सर ऊपर करें।
अच्छा जी सर, छोटा सा केस हम देखते हैं जिसमें सर हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। सर इसको जरा तरीके से देखना। सर हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, उसमें हम मटेरियल ए और मटेरियल बी, दो रॉ मटेरियल ऐड कर रहे हैं। सर दो रॉ मटेरियल हैं, पहले रिपीट कर रहा हूं, दो रॉ मटेरियल हैं, ठीक है जी। सर रॉ मटेरियल ए हमने लेना है 6 किलो और रॉ मटेरियल बी हमने लेना है 4 किलो, ठीक है जी। ये दोनों रॉ मटेरियल लेके हमने डालने एक बर्तन में 10 किलो, इसको हमने उबालना है सर। और उबालने से सर इसमें लॉस आएगा, कोई 1 kg इवेपोरेट हो जाएगा। कितना रह जाएगा? 9 kg। अब इसका मतलब है हर 9 kg के आउटपुट के लिए 10 kg का इनपुट चाहिए। अच्छा, कोई मुझे बताएगा पिछले सवालों और इस सवाल में बेसिक फर्क इतना सा जो मैंने डिस्कस किया क्या है? कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहा मैं सर। यहाँ रॉ मटेरियल एक नहीं है, एक से ज्यादा है, ठीक है। दूसरा नहीं, चलो लॉस तो खैर मैं इतना रिलेवेंट कंसिडर नहीं कर रहा। दूसरा सर इधर इनपुट भी केजीज में, आउटपुट भी केजीज में, इसको जरा देख लेना। इनपुट भी केजीज में, आउटपुट भी केजीज में, दोनों केजीज के अंदर है, ये दिमाग में रखना। सर पिछले वाले सवाल में आउटपुट यूनिट्स में था और इनपुट केजीज में था। आसानी के लिए सर मैं इधर ये बता रहा हूं कि इनपुट और आउटपुट दोनों किसमें? केजीज में। मल्टीपल इनपुट्स, सिंगल आउटपुट। आउटपुट क्या है सर मेरे पास? गौर सुनना सर, मेरे पास आउटपुट का नाम है प्रोडक्ट एक्स, ठीक है जी। और इसके लिए इनपुट क्या क्या चाहिए? ए और बी। और बना क्या इससे? प्रोडक्ट एक्स बना। अब सुनो जरा दोस्त, सर इन दोनों की स्टैंडर्ड प्राइसेस, सर ये आता है जनाब कोई 100 रुपए का और ये आता है सर कोई 150 रुपए का पर केजी। तो मुझे बताओ सर, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे बताओ सर कितने रुपए, कितने अमाउंट बनती है सर? कितना? 600 और पक्का दोनों का 600 बनता है। ये कितना बन गया? 1200। अब मेरा एक बड़ा बेसिक सा सवाल है, 1200 रुपए का खर्चा करके तुम क्या बनाते हो? सर मैं 9 kg एक्स बनाता हूं। कितना? 1200 रुपए का खर्चा करके मैं क्या बनाता हूं? 9 kg। तो बता सकते हो 1 kg ऑफ आउटपुट की कॉस्ट कितनी है? 1 kg ऑफ आउटपुट की कितनी? 133.33। ऐसा? फिर रिपीट कर सर। हमारे दादा हुजूर मरने से पहले हमें एक नुस्खा लेके गए। उन्होंने कहा जड़ी बूटी ए और जड़ी बूटी बी लेके आप इन्हें एक बड़े से देगड़े में डालना और आपने चमचे से इसको हिलाते रहना, ठीक है ना, पकाते रहना। 1 घंटे में 1 kg उड़ जाएगा। 9 kg का जो है वो जो कीमती दवाइयों का इलाज हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जड़ी बूटी 100 रुपए किलो आनी चाहिए, ये वाली जड़ी बूटी 150 रुपए किलो आनी चाहिए। तो 1200 रुपयों में आपने कितने किलो ये दवाई तैयार की है सर? 9 किलो। तो सर 1 किलो आपको इफेक्टिवली कितने की पड़ गई? 133 बदल इनपुट कितना है? 2। सुकून तसल्ली से उसको अब्सॉर्ब करो। इनपुट कितना है? 2। आउटपुट कितना? 1। इनपुट किसमें? आउटपुट भी किसमें? अगर मैं तुमसे पूछूं कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट कितनी है? 133. कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट कितनी है? 133. कॉस्ट पर केजी ऑफ इनपुट कितनी है? आप कहोगे 100 रुपए, 150 रुपए। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट कितना है तो क्या जवाब दोगे? 133.33। इस लॉस को क्या नाम है? नॉर्मल या नॉर्मल? नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होगा? एक्सपेक्टेड लॉस, जो हमें डे 1 से पता होता है कि इतना लॉस जनरली आएगा, ठीक है। आमतौर पर इतना लॉस आता है 10 kg में से 1 kg खराब हो जाएगा और 9 kg का अमाउंट क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। ऐसे ही बड़े अमाउंट एक सर। अब सुनो, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड। अब एक्चुअल में क्या हुआ वो सुनो। एक्चुअल में सर हम गए मार्केट और हमने पंसारी बाबा से कहा कि 50,000 किलो ए निकाल के दें और 50,000 kg बी निकाल के दें। अच्छा, हमें भाई समझाता रहा क्या है, दादा अब्बा ने कहा है कि यार ये 60-40 के रेशो में होना चाहिए, तू गलत रेशो में ले रहा है, 50-50 में ले रहा है, ये सही नहीं है। मैंने कहा नहीं दादा, हुजूर जो है वो जो दवाई बनाते थे बहुत कड़वी होती थी, हम जो दवाई बनाएंगे वो मीठी होगी, ठीक है। अब बनाए सर 50,000 kg ये, 50,000 kg ये। अब सर जो एक्चुअल प्राइस हमें मिली ना, ये मिला सर 120 का
और ये मिला सर कोई 140 का। अब बताएं सर हमारा टोटल खर्चा कितना आया? 6 लाख है पक्का? कितना जी? ये कितना हो गया जनाब? अब बताएं सर इस 1 लाख केजी के इनपुट से सर लॉस आया कोई 15,000 केजी का, ठीक है जी। यहाँ से ये लॉस आया कोई से 19,000 केजी का, 81,000 केजी इसका आउटपुट निकला। अब मेरा पहला सवाल, इस डाटा को अगर मैं वैसे प्रिलिमिनरी देखूं तो इस डाटा में सबसे बड़ा मसला क्या है जो तो आपको अपेरेंटली नजर आ रहा है? एक तो मुझे सीधे सीधे रेट के वेरिएंसेस नजर आ रहा है। सर जो 100 रुपए वाला मटेरियल था आपने 120 में लिया, जो 150 वाला मटेरियल था वो आपने 140 में लिया। दूसरा बड़ा मसला मुझे नजर आ रहा है, मिक्सिंग होनी चाहिए थी 60-40 के रेशियो में, आपने की किस रेशियो में? 50-50 के रेशियो में। सर लॉस होना चाहिए था 10% और इधर लॉस है 19%, ऐसा। तो सारे मामला ऐसे नजर आ रहे हैं कि हमने स्टैंडर्ड से सिग्निफिकेंटली डिविएट किया है, ऐसा। अब आपसे एग्जामिनर सबसे पहले पूछ रहा है कि बेटा ये तुम्हारा स्टैंडर्ड, ये तुम्हारा एक्चुअल। प्यारे बच्चों जरा सबसे पहला वेरिएंस नंबर 1 मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस, ये निकाल के दो। मैंने कहा कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा? उसने कहा तुमने बनाया क्या है? मैंने कहा भाई मैंने प्रोड्यूस किया है 81,000 केजीज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। उसने कहा 1 केजी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी? मैंने कहा 133.33। ये होनी चाहिए थी किसकी? 1 केजी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट। मैंने कितने केजी फिनिश प्रोडक्ट बनाया सर? 81,000। तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूं किससे सर? 133.33 से। तो बताओ मेरे पास सर कितने रुपयों में ये 81,000 केजी बन जाना चाहिए था? 108। अच्छा 10.8 मिलियन पक्का? अच्छा हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? एक्चुअल कॉस्ट है हमारी सर कोई 13 मिलियन रुपए, ऐसा। अगर मैं 13 मिलियन से इसको कंपेयर करूं तो इसका मतलब है सर मैंने कोई ओवरऑल बेसिस पे कंपनी को कोई 2.2, सही है ऐसे ही 2.2 मिलियन रुपीस का लॉस दिया, टोटल लॉस। फिर रिपीट कर बताओ 81,000 केजी जो फिनिश प्रोडक्ट तुमने प्रोड्यूस किया है सर कितने रुपए में प्रोड्यूस हो जाना चाहिए था? सर 1 किलो स्टैंडर्ड के हिसाब से 133.33 में बन जाना चाहिए था। तो सर मेरे पास 81,000 केजीज शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड एट 1080,000, लेकिन सर मैंने इस पर कितना खर्चा कर दिया? 13 मिलियन का, 2.2 मिलियन का सीधा लॉस। अब बताओ इस लॉस के कारण, पहली चीज कौन सा? मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। बताओ कितने मटेरियल हैं? 2A और B। सर दोनों की स्टैंडर्ड प्राइसेस पता है? 100 और 150। यही चेक कर लें सर, यही है 100-150 ही। यस सर 100-150 ही, ऐसा। एक्चुअल क्या है सर? 120 और 140, ऐसा। अब बताएं अगर मैं आपसे पूछूं 100 और 150 मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइसेस थी, एक्चुअल है कितनी? 120 और 140। अब बताएं सर आपने कितने केजी खरीदा है? 50,000 केजी मैंने ये खरीदा है, 50,000 केजी मैंने ये खरीदा है। ए मैंने 20 रुपए महंगा खरीदा है और 50,000 केजी पे मैंने सर जो टोटल लॉस दिया है कंपनी को महंगा खरीद के, वो कितना है? 1 मिलियन। दूसरी तरफ सर मैंने बी 10 रुपए सस्ता खरीदा है, 50,000 केजी पे मैंने 10 रुपए के हिसाब से कोई 5 लाख का कंपनी को फायदा दिया है। तो मुझे बताएं सर मेरे पास ओवरऑल बेसिस पे कंपनी को कितना फायदा या नुकसान हुआ है? 5 लाख का नुकसान हुआ है। किस वजह से सर? मटेरियल महंगा खरीदने की वजह से, ऐसा। अच्छा टोटल लॉस कितने का है? 22 लाख का। अब सर मैं दूसरा लॉस निकाल रहा हूं और ये जो दूसरा वेरिएंस है ना, यही लोगों के ना भेजे में नहीं बैठता, ठीक है ना। एंड में लोग रट्टा मार रहे होते हैं, इसका दूसरा वेरिएंस समझ लो गेम ओवर हो जाएगी। मुझे बता सर मेरे पास ये 22 लाख का दूसरा वेरिएंस क्या है सर? वो सुनना जरा दोस्त, वो मेरे पास कौन सा वेरिएंस है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने कितने केजी प्रोड्यूस किए? इसके लिए कितने केजी चाहिए थे?
कितने केजी चाहिए थे इसके लिए? अच्छा, हम सबको ये बात पता है कि हर 10 केजी में से 9 केजी का आउटपुट आता है। तो बताओ, इस आउटपुट को हासिल करने के लिए इसको मैं डिवाइड करूं किससे? पता है? यील्ड रेशो से। किससे? व्हाट इज यील्ड रेशो? हर 10 केजी में से अगर 9 केजी का आउटपुट आ रहा है तो उसका मतलब हमारा यील्ड रेशो 90%। इसका मतलब जितना भी इनपुट करता हूं 90% आउटपुट आता है। ऐसा है? अब बताओ 81,000 का आउटपुट आया है तुम्हारे पास, इसको मैं यील्ड रेशो से डिवाइड करूं तो बताओ इसके लिए रिक्वायर्ड इनपुट कितना है सर? सर अगर मैं यील्ड रेशो इसको डिवाइड करूं, यील्ड रेशो इज 90%, कितना आता है? इसका मतलब है सर ये 81,000 केजी 90,000 केजी के इनपुट से बन जाना चाहिए था। सर मैं इसको क्या नाम दूं? ये क्या है सर मेरे पास? एक्चुअल आउटपुट। ये क्या है मेरे पास? सर इनपुट रिक्वायर्ड फॉर दी एक्चुअल आउटपुट। इस आउटपुट के लिए तो मैं 90,000 केजी का इनपुट करना चाहिए था। ऐसा? तुमने 90,000 केजी का इनपुट किया? नहीं, मैंने तो कितने केजी का इनपुट किया? मैं तो 1,00,000 केजी का इनपुट किया। क्या करूं? 90,000 और 1,00,000 को कंपेयर करके लॉस निकाल लूं? नहीं सर, इतना आसान नहीं है। मुझे एक बात बताओ सर, 90,000 में ए कितना होना चाहिए था और बी कितना होना चाहिए था? ए होना चाहिए था सर 6/10 और बी होना चाहिए था 4/10। कितना जी? सर कितना जी? 90,000 इंटू 60% और 90,000 इंटू 40% कितना? 54,000 होना चाहिए था ए, और 36,000 मेरे पास होना चाहिए था बी। ऐसा ही है? ये होना चाहिए था ए और बी। अब बताओ मैं इसको ए और बी की एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर कर लूं। बताओ ए और बी सर स्टैंडर्ड क्वांटिटीज कितनी है जो होनी चाहिए थी? 54 और ए और बी सर स्टैंडर्ड क्वांटिटीज कितनी है जो होनी चाहिए थी? 54 और आपने कितने कितने केजी इस्तेमाल कर लिए? मैंने इस्तेमाल कर लिए सर 50 और 50। ऐसा? कितने टोटल? 1,00,000 केजी। बताएं सर स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरे पास? 100 और 150। वेरिएंस बताओ कितना जी? 4,00,000 पक्का? एडवर्स फिर फेवरेबल है सर। ये 54 यूज होना चाहिए था, हमने 50 इस्तेमाल किया है। लेकिन दूसरी तरफ हमने कंपनी की जो है ना वो सत्यानाश कर दिया है। 14,000 हमने ज्यादा इस्तेमाल कर लिए। कितना जी? 21,00,000 एडवर्स। सुपर वाला फेवरेबल क्यों है? 54 की जगह हमने 50 इस्तेमाल किया, इधर 36 की जगह हमने 50 इस्तेमाल किया। तो मुझे बताओ नेट क्या आ रहा है इधर? अब बताओ सर क्या ये 17,00,000 और कितना जी? ये 5,00,000 मिला के इस 22,00,000 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो प्राइस वेरिएंस सबको निकालने आता है, सबसे मुश्किल काम इसका यूजेज वेरिएंस है। या मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं? जो आउटपुट आपको गिवन है या इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है बताओ इस आउटपुट के लिए भाईजान आपको कितना इनपुट करना चाहिए? मैं कहता हूं 90, लेकिन मैंने कितना कि 1,00,000। आप डायरेक्ट 90 और 1,00,000 कंपेयर नहीं करोगे। आप 90 को पहले देखोगे इसमें ए कितना होना चाहिए था, बी कितना होना चाहिए, और फिर आप अपने एक्चुअल में भी देखोगे कि मेरे पास जो मैंने ए और बी इस्तेमाल किया वो कितना कितना किया है। अगेन सर मैं 90 और 1,00,000 को कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन किस लेवल पे कंपेयर कर रहा हूं? ए और बी के लेवल पर। भाई ए इतना यूज होना चाहिए था, बी इतना यूज होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास उसका स्टैंडर्ड ऑफ इनपुट रेशियो कितना था? 60-40। 60 में ए इस्तेमाल होना चाहिए था, 40 में बी इस्तेमाल होना चाहिए था। हमने इस्तेमाल कर लिया 50 और 50। मुझे बताइए कंपनी का लॉस कितना टोटल? 17,00,000। कोई एक्सप्लेन करेगा 17,00,000 का मतलब? मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो वेरिएंस आ गया। ऐसे ही है। चलो मैं इसको आसान कर लेता हूं। मैं इसको ऐसे कह रहा हूं मटेरियल जितना इस्तेमाल होना चाहिए था, जिस तरह इस्तेमाल होना चाहिए था उस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ, तो लॉस आ गया कितने का? मुझे बताओ सर इसमें एक रीजन ये 90,000 इधर कितना आ रहा है? व्हाट इज दोनों जगह आपको तो वेरिएंस आ सकता है कैसे? अगर ये लाभ और ये लाभ होगा वेरिएंस भी आ सकता है। आ सकता है क्यों? सर मसला ये था ये लाभ और ये लाभ होता तो वेरिएंस तब भी आ सकता था। उसकी वजह ये थी
कि सर ये 60-40 है, ये 50-50। अगर मैं इधर लाभ कर दूं ना और इधर 60 और 40,000 में दूं तो 50,000 में दूं तब भी ये बैलेंस आएगा। इसका मतलब ये यूजेज वैरियंस मटेरियल ज्यादा यूज होने की वजह से खाली नहीं आ, किसकी वजह से आ, यील्ड वैरियंस इसको कहते हैं सर। एक्सेस यूजेज हुआ एक रीजन ये, दूसरा 60-40 की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया। अब इसी वैरियंस के हमने दो हिस्से बनाए, किस वजह से, एक्सेस यूजेज की वजह से कितना वैरियंस है वो अलग करेंगे और रेशियो चेंज होने की वजह से जो वैरियंस है उसको अलग करेंगे। तो सर यूजेज वैरियंस की दो क्लासेस बन जाएंगी, कौन सी, मिक्स और यील्ड। लेकिन मैं आसानी के साथ पहले यूजेज वैरियंस पे फोकस करूं। कैसे स्टार्ट किया सर आपने यूजेज वैरियंस को। सर मैंने ये देखा कि मेरे पास जो गिवन आउटपुट है 81,000 का, सर उसके लिए रिक्वायर्ड इनपुट कितना होना चाहिए सर, 90,000 केजी चाहिए मुझे इसको प्रोड्यूस करने के लिए, और 90,000 केजी का चाहिए मुझे प्रोड्यूस करने के लिए, तो 90 में ए और बी कितना होना चाहिए सर, जो स्टैंडर्ड में रेशियो है इनका 60-40। सर आपको कैसे पता चला 60-40, सर 6/10 और 4/10। अब पता सर मैंने कितना इस्तेमाल किया, सर मैंने इस्तेमाल किया 60-40 54-36 की जगह 50-50 ऐसा है। मैं बोला अगर मैं आपको गिवन वेरिएंस जोन डाटा दूंगा, आप मुझे प्राइस और यूजेज वेरिएंस निकाल के टोटल रिकंसाइल करके दे दो। सर पहले इसको सुकून से कॉपी करो, मैं इसके मिक्स और यील्ड वेरिएंस में नहीं जा रहा, टिल द टाइम कि हम थोड़ा इसको सिंक इन कर लें, फिर हम आगे जाना इंशाल्लाह। चलिए जब एक काम ये करें सर, मुझे एक बात बताएं, जब आप को याद है जब हम ये एक्चुअल इनपुट देख रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जनाब क्या मेरे कंट्रोल में है कि मैं अपनी मर्जी से इनपुट खरीदूं, ए और बी मैं अपनी मर्जी से खरीदूं। हाँ नजर आ रहा है ना भाई, तुम्हें तो कहा गया था 60-40 में खरीदो, तुम अपनी मर्जी से 50-50 खरीद के आए, ऐसे ही ना। तो मुझे एक चीज ये बताओ, ये जो 1 लाख केजी मैंने खरीदे हैं, मिक्स किए हैं, क्या ये मैंने अपनी मर्जी से किया है? हाँ सर मैंने अपनी मर्जी से किया। कहा क्या जा रहा था मुझे, क्या आप 60-40 करें, एक्चुअल इनपुट को देखना खाली और किसी चीज को नहीं देखना। क्या मैंने 1 लाख केजी का इनपुट वैसे ही किया जैसे मुझे कहा गया था? अनफॉर्चुनेटली नो सर, नहीं किया मैंने सर ऐसे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो 1 लाख केजी इनपुट होने चाहिए थे सर, दीज शुड हैव बीन मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 60 and 40। कैसे मिक्सिंग होनी चाहिए थी सर? सर इसमें 60,000 केजी होना चाहिए था ए, और इसमें सर 40,000 केजी होना चाहिए था बी। हमने क्या किया, 50 और 50 कर दिया ऐसा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो तुमने अपनी मर्जी से सेक्सुअल क्वांटिटी को मिक्स किया है, अगर तुम इसको सही मिक्स करते, ए और बी को सही मिक्स करते, तो ये क्या होता 60, ये क्या होता 40। हमने क्या किया, हमने कहा हम अपनी तरफ से मिक्स करेंगे, कितना जी 50 और 50। बताएं सर आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया? सर मैंने ये 10,000 केजी कम इस्तेमाल किया, तो दूसरी तरफ मैंने ये 10,000 केजी ज्यादा इस्तेमाल कर दी, ऐसा। मुझे पता है दोनों का स्टैंडर्ड रेट क्या है, 100 और आपने बताओ कौन से वाला मटेरियल कम इस्तेमाल किया? वेरी गुड, वो ये तो मुझे नजर आ रहा है नशरी 100 रुपए वाला, और आपने जो दूसरा 150 वाला मटेरियल है वो कंपैरेटिवली क्या किया, ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। तो सर जहां कम इस्तेमाल किया वहां तो फायदा हुआ, कितने का वेरिएंस, कितने का? और सर यहां क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ, कितने का? तो मुझे एक बात बताएं सर, गलत मिक्स की वजह से कंपनी को कितने का नुकसान हुआ? 5 लाख रुपए का। कितने का? आप देखें मैंने मिक्स वेरिएंस कैसे निकाला। मैंने सर यूजेज वेरिएंस में जो एक्चुअल क्वांटिटी का कॉलम है, जो मैंने अपनी मर्जी से मिक्स किया था, गलत मिक्स किया था, मैंने उसको उठाया। मैंने कहा स्टैंडर्ड को छेड़ा नहीं सर, मैंने उठाया इसको, जो मेरी अपनी सर अपनी मर्जी से मैंने मिक्सिंग की है, मैंने उसको उठाया। मैंने कहा जी 1 लाख ऐसे मिक्स होना चाहिए था, एक सेटअप ऐसे। इसकी वजह से कंपनी को कितना नुकसान हुआ सर? सर कंपनी को 50,000 रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि सर मैंने सस्ता मटेरियल कम इस्तेमाल किया और मैंने महंगा मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। तो कंपनी को क्या हुआ? नुकसान हुआ। अब मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है सर, अगर मैं जाऊं पर सर दोबारा इस वेरिएंस पे आऊं दोबारा, और मैं आपसे ये पूछूं प्यारे भाई
ये वाला कॉलम तो हमने अपनी मर्जी से मिक्स किया ना, अगर हम इसको सही मिक्स करते तो ये क्या होता, ये क्या होता और ये क्या होता ऐसा, तो ये वेरिएंस कितना आता, एक मिनट है, मुझे बताइए वेरिएंस कितना आता अगर मैं 60 और 40 इस्तेमाल करता तो ये कितना होता, ये 6 लाख हो जाता, ये 6 लाख हो जाता। फेवरेबल ये एडवर्स, एडवर्स क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल हो जाता, 54 की जगह 60 एडवर्स, फिर ये भी एडवर्स होता, कितना 6 लाख, तो ये वेरिएंस कितना होता 12 लाख। कब 12 लाख होता, अगर आप ये श्योर करते हैं कि सर यहां पर भी 60-40 है और यहां पर भी क्या है, यानी अगर मैं यूजेज वेरिएंस में से मिक्स का एलिमेंट निकाल दूं, मिक्स को सही कर दूं, तो सर वेरिएंस 17 लाख से कम होगी, कितना हो गया, अब बताओ ये वेरिएंस 12 लाख सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आता है, 90 और लाख, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से 12 लाख आता। क्या आपने इन दोनों को 60-40 और 60-40 कर दिया, अब ये वेरिएंस आ रहा है, तो ये वेरिएंस किसकी वजह से आ रहा है, यील्ड की वजह से आ रहा है सर, इनपुट की वजह से आ रहा है सर, 90,000 केजी का काम में लाख केजी में किया, ये उसकी वजह से आ रहा है ऐसा। मैंने सर क्या किया, यूजेज वेरिएंस लिया, इसमें से पहले ये वाला कॉलम निकाला, इसका पोस्टमार्टम के नीचे जाके क्या चीज किस में 19,000 का लॉस, नहीं लॉस किस लॉस की बात कर रहा हूं, एक्चुअल लॉस हुआ तो उसमें मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया ना, वो तो पहले हो गया। हाँ, आपने मिस्टेक किया था, एक्चुअल क्वांटिटी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक्चुअल क्वांटिटी को 1 लाख ही रखा, सिर्फ क्या किया इसमें जाके चेंज कर दिया, मैंने कहा रेशियो चेंज कर, अब चेक करो यूजेज वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ा, तो पता चला यूजेज वैल्यूज 5 लाख का होगा, क्यों, क्योंकि रेशियो खराब होने का लॉस कितना नीचे 5 लाख है। मैंने सिर्फ यूजेज वेरिएंस में से रेशियो खराब होने का लॉस हटा दिया, उस रेशियो खराब होने के लॉस को मैंने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, मिक्स वेरिएंस। सर जो बाकी लॉस बचा वो किसकी वजह से आ रहा है, सर यील्ड की वजह से आ रहा है, 9,000 सर 10,000 केजी का शॉर्टेज है, उसकी वजह से आ रहा है। मैं क्यों पर से रिपीट कर रहा हूं सर, मैंने यूजेज वेरिएंस रखा हुआ है सर, निकाला मैंने इस यूजेज वेरिएंस को, मैं आपको बता दूं सर मेरा बड़ा प्रोफेशनल स्ट्रांग हंच है, दिस इज द टॉपिक जो टेस्ट होगा, ये मेरा बड़ा स्ट्रांग हंच है, ये वो टॉपिक है जिसपे सवाल आने का बहुत चांस है। मिक्स और यील्ड वेरिएंस अच्छे लेवल के ऊपर, अभी हमने सिर्फ शुरू किया है। मैं क्या कर रहा हूं सर, मैंने यूजेज वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम को निकाला, क्योंकि ये मैंने अपनी मर्जी से मिक्स किया है। मैंने सिर्फ 50-50 की जगह अगर सही मिक्सिंग की होती, ये मिक्सिंग की होती इंस्टेड ऑफ दिस, तो सर मेरे पास 5 लाख रुपए बच जाते। मैंने सर गलत मिक्सिंग की वजह से कंपनी को कितने का नुकसान दिया, 5 लाख का। अब मैं जाता हूं सर दोबारा ऊपर, मैं कहता हूं अगर ये गलत मिक्सिंग में सही कर दूं, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा मैं लाख केजी के इस्तेमाल में, मैं भी कह रहा हूं लाख केजी इस्तेमाल की, लेकिन अगर मैं रेशियो से सही कर दूं तो सर ये वेरिएंस अब सर यूजेज की जगह क्या दिखा रहा है, यील्ड वेरिएंस। इसका मतलब सर मैं पेपर में यूजेज वेरिएंस 2 दफा कैलकुलेट करूंगा, एक बार नॉर्मल तरीके से, फिर मैं मिक्स वेरिएंस निकालने के बाद इस कॉलम को क्या करूंगा, सही करके ये यूजेज वेरिएंस दोबारा कैलकुलेट करूंगा, और ये अब यूजेज वेरिएंस क्या इंडिकेट कर रहा है सर, मुझे पता यील्ड वेरिएंस किसकी वजह से आ रहा है। चलो इसको एक और तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बोर्ड में देखना, बोर्ड में देखना कितने का इनपुट तुमने किया, 1 लाख केजी का इनपुट है, मुझे पता इसमें से एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है, आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है, कितने का आउटपुट शॉर्ट है, 9,000 आउटपुट शॉर्ट प्रोड्यूस, ऐसा बताओ 1 केजी का स्टैंडर्ड रेट क्या है, बताओ कितने का लॉस है, आप डायरेक्ट कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी, मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, चाहो तो आप यूजेज वेरिएंस को क्या करें, ऑल्टर कर लो। मैं आपको सर एक चीज रिकमेंड करूंगा, आप पेपर में ना पहले यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करना, फिर आप इस कॉलम को ड्रॉ करके इसका पोस्टमार्टम करके साफ सुथरा करके दोबारा हम प्लग इन कर देना, रेशियो सही करके, यही यूजेज वेरिएंस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें,
यील्ड वैरिएंस। दूसरा तरीका सर यील्ड वैरिएंस निकालने का क्या है? क्या आप अपने आप से ये पूछे मेरा इनपुट कितना है एक्चुअल में 1 लाख केजी, सर क्या एक्सपेक्टेड था, क्या यील्ड एक्सपेक्टेड थी 90,000, क्या यील्ड है हमारी 81,000, सर 9,000 केजी प्रोड्यूस नहीं हो पाए, शॉर्ट प्रोड्यूस हुए। ऐसा भी नो के 1 केजी का रेट है 133.33 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, तो सर इसका मतलब है 9,000 केजी की यील्ड कम होने की वजह से हमें 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब देखो सर मैं आपको बताऊं, जिस बंदे को ये यूजेज वैरिएंस कैलकुलेट करना आता है ना नॉर्मल तरीके से, मिक्स और यील्ड वैरिएंस आराम से कंट्रोल कर देगा। क्यों? वह एक्चुअल क्वांटिटी के वैल्यू को हटाएगा यहां से, नीचे जाकर उसको क्या करेगा, सही करेगा और चेक करेगा कि सर इस गलत कॉलम और सही कॉलम में डिफरेंस है, उसका लॉस कितना है। दोबारा आप ये कॉलम यहां प्लग इन करेगा, लेकिन किस रेशियो के साथ, सही रेशियो के साथ। और सर यही वैरिएंसेस दोबारा कैलकुलेट करेगा, यही यूजेज वैरिएंस अब क्या बन जाएगा, यील्ड वैरिएंस। कर दोगे मैंने ये था सर, ये ग्राफ नीचे क्या है? नहीं सर ये सर नहीं, मैंने दोबारा देख लो सही हूं, ये मिक्सिंग किया निकाला मैंने, गलत मिक्सिंग हुई है। मिक्सिंग 60-40 में होनी चाहिए, हमने कैसे दी 50-50, तो मैंने कहा कि नीचे जाके चेक किया कि 60-40 50 में डिफरेंस कितना है, वो लॉस निकाला। मैंने कहा अगर मैं सही मिक्स कर देता लाभ क्यों मैंने, लेकिन मैं मिक्सिंग कैसे करता 60। अब अगर ये यूजेज वैरिएंस कन्वर्ट हो गया इसमें यील्ड वैरिएंस में, क्योंकि सर यहां पर भी 60-40 यहां भी 60-40, अब डिफरेंस सर किस चीज का रहेगा, मैंने कितने केजी एक्स्ट्रा यूज किए और हर 10,000 केजी से कितना केजी का आउटपुट आता है 9 केजी का, 9,000 केजी का, 9,000 केजी की वैल्यू कितनी है 12 वैसे भी निकाल सकते। शाबाश शाबाश शाबाश, काफी तरह शेड्यूल की वीडियो